जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत की है और ये फ्रेडरिक मर्ज की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। देखिए, जर्मन चांसलर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर देश में हैं, जो कि भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल और रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के जश्न में साथ निभा रहे हैं। और इसका मकसद भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता को और मजबूत करना है, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देना है। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद थे। ये मीटिंग गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हुई। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम जलवायु, ऊर्जा, शहरी विकास और शहरी गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में मिलकर नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन में नया मेगा प्रोजेक्ट भविष्य की ऊर्जा के लिए गेम चेंजर साबित होगा। भारत और जर्मनी सुरक्षित, भरोसेमंद और मजबूत सप्लाई चेन बनाने के लिए लगातार मिलकर काम कर रहे हैं। आज इन सभी विषयों पर साइन किए गए MOU हमारे सहयोग को नई गति और ताकत देंगे। तो भारत जर्मनी के रिश्तों में नई रफ्तार देखने को मिल रही है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शामिल हुए। अहमदाबाद में आज से इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित इस काइट फेस्टिवल में जर्मन चांसलर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और ये फेस्टिवल आपको बता दें 7 दिनों तक चलेगा। पीएम मोदी और मर्ज ने साथ में पतंग भी उड़ाई है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। जो तस्वीर सामने आई है उसमें प्रधानमंत्री मोदी उन्हें काइट फेस्टिवल के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। 50 से ज्यादा देश के 150 से भी ज्यादा पतंगबाज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और वहीं इस मीटिंग में भारत और जर्मनी के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे का ऐलान जल्द हो सकता है, ऐसी जानकारी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के भारत दौरे के दौरान प्रोजेक्ट 751 के तहत 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों के निर्माण का औपचारिक ऐलान होने की उम्मीद है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा एकल रक्षा सौदा होगा, जिसकी लागत करीब $8 बिलियन बताई जा रही है। इन पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में होगा, जिसमें जर्मनी की कंपनी TKMS से तकनीकी हस्तांतरण लिया जाएगा। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक से लैस ये पनडुब्बियां भारतीय नौसेना की अंडरसी वायरफेयर क्षमता को कई गुना मजबूत करेगी। और भारत और अमेरिका ट्रेड को लेकर भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर दोनों पक्ष एक्टिव रूप से बात कर रहे हैं। ट्रेड डील पर अगली कॉल कल होगी। That means fair trade, mutual respect, and shared security. Many of you have asked me for an update on the ongoing trade deal negotiations. Both sides continue to actively engage. In fact, the next call on trade will occur tomorrow. Remember, India is the world's largest nation, so it's not an easy task to get this across the finish line, but we are determined to get there. And while trade is very important for our relationship, we will continue to work closely together on other very important areas, such as security, counterterrorism, energy, technology, education, and health. और 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से बयान दिया गया, 1 फरवरी को बजट पेश होगा। 1 फरवरी का दिन रविवार का दिन है, उसी दिन बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से देखिए ये बयान दिया गया है। और आपको बता दें कि 1 फरवरी का दिन रविवार का दिन है, जिस दिन बजट पेश किया जाएगा। देखना होगा कि इस बार बजट में आम और खास के लिए क्या फायदेमंद रहता है, कितनी राहत सरकार की तरफ से दी जाती है। महंगाई को लेकर भी लोगों की नजर है कि इस पर क्या सरकार का स्टेक होता है। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि 1 फरवरी का दिन, जो कि रविवार का दिन है, उसी दिन बजट पेश किया जाएगा।
और वहीं जम्मू कश्मीर में एलओसी पर कल शाम कई संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखने की जानकारी है। ये ड्रोन सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में पाकिस्तान की ओर से दाखिल हुए थे। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक संदिग्ध ड्रोन की करीब 5 मूवमेंट सामने आई है। ये ड्रोन कुछ ही देर तक संवेदनशील इलाकों के ऊपर मंडराते रहे, जिसके बाद सेना हरकत में आ गई और पाक की तरफ से आए ड्रोन पर फायरिंग की गई और इसके बाद ये सभी ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गए। फिलहाल एलओसी के पास संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं और जगह जगह पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हर संदिग्ध से पूछताछ हो रही है और हर मूवमेंट पर नजर है। और वहीं ईरान के विदेश मंत्री का भारत दौरा चला। ईरान में देशव्यापी प्रदर्शन के बीच ये दौरा टाल दिया गया है। 15 जनवरी को 2 दिन के दौरे पर आने वाले थे अब्बासी, लेकिन अब देखिए जानकारी है कि जो तनाव की स्थिति बनी हुई है ईरान में, उसकी वजह से ये दौरा टाला गया है। भारत दौरा टल चुका है। ईरान में देशव्यापी प्रदर्शन के बीच दौरा टाल दिया गया। 15 जनवरी को 2 दिनों के दौरे पर आने वाले थे अब्बासी, लेकिन फिलहाल जानकारी है कि ये दौरा टाल दिया गया है। और आपको बता दें कि ईरान में हिंसक प्रदर्शन से लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगराची ने एक वीडियो जारी किया है। आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की है, कुछ को जिंदा जला दिया गया। सरकारी दावों के मुताबिक कल रात कुछ प्रदर्शन में 6 पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई और इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों पर मशहद शहर में एक मस्जिद में आग लगाने का भी आरोप है। ईरान में सुरक्षा बल की फायरिंग में 538 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, ईरान में तख्ता पलट को वहां की जनता तैयार है। ईरान में लगातार हिंसक प्रदर्शन से स्थिति बिगड़ती जा रही है। अराघची का बड़ा दावा है कि सुरक्षा बलों पर लोग अटैक कर रहे हैं और हिंसक प्रदर्शन में लगातार स्थिति ईरान की बिगड़ती जा रही है। सुरक्षा बलों की तरफ से जो फायरिंग की गई है उसमें 538 लोगों की जान जाने की खबर है। सड़कों पर आगजनी, मस्जिद को आग के हवाले किया जा रहा है, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अन्वेषा सैटेलाइट की लॉन्चिंग पर बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इसरो का रॉकेट रास्ते से भटक चुका है। तीसरे स्टेज पर रास्ते से भटका है रॉकेट, ये जानकारी आ रही है। स्टेज 3 में PSLV 6C262 मिशन में गड़बड़ी पाई गई है। तीसरे स्टेज के बाद गड़बड़ी आई है। इसरो की तरफ से ये जानकारी दी गई। पूरे मामले की हम जांच शुरू कर चुके हैं, इसरो की तरफ से ये दावा किया गया है। और आगे बढ़ते हुए हरियाणा से आपके सामने खबर रखने जा रहे हैं। हरियाणा में फरीदाबाद की अल फलाह विश्वविद्यालय पर बड़े एक्शन की तैयारी ईडी ने कर ली है और ईडी फिलहाल अल फलाह यूनिवर्सिटी के परिसर को कुर्क कर सकती है। यूनिवर्सिटी परिसर के निर्माण में अवैध धन के इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है। इससे पहले ईडी ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया। यूनिवर्सिटी पर पढ़ाई के लिए जरूरी वैध मान्यता नहीं होने का भी आरोप लगा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर पूर्णिया से रखें, जहां एक हिंदू युवती के साथ 6 लोगों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। घटना डगरुआ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी जुनैद को गिरफ्तार किया है, जो कि गैरेज का संचालक बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि 6 दरिंदों ने सबसे पहले युवती को अगवा किया और काफी दूर ले जाकर गैरेज में उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। जब युवती की हालत काफी बिगड़ गई तो 5 दरिंदे वहां से फरार हो गए, लेकिन नशे में होने की वजह से जुनैद वहीं पर सो गया था। पीड़ित ने जुनैद के फोन से डायल 112 की टीम को जानकारी दी और इसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। जुनैद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 5 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पीड़ित के बयान पर 3 नामजद 3 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज है। और पूर्णिया में युवती से गैंगरेप की घटना पर पटना तक सियासत शुरू हो चुकी है। एनडीए के नेता जहां पुलिस की कार्रवाई का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून के राज में कोई नहीं बचेगा, वहीं आरजेडी कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। के इलाके में देखा गया है कि एक विशेष समुदाय के अपराधी इस तरह के जघन्य अपराध में ज्यादा लिप्त पाए जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी सरकार अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, अपराधियों के लिए अंतिम चेतावनी है,
अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें, वरना इस दुनिया से रुखसती के लिए हमने उनके पूरे इंतजाम कर रखे हैं। पूर्णिया में 6 दरिंदों ने शराब के नशे में एक 24 वर्षीय युवती का बेरहमी से रेप किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप महिलाओं के वोट से ही जीते हैं ना, कहाँ सोए हुए हैं? कहते हैं शराब नहीं बिकता है बिहार में, तो ये दरिंदे शराब के नशे में कैसे थे जब ये रेप कर रहे थे? और सम्राट चौधरी जी, आपका अभय ब्रिगेड अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ है क्या? बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं, आपको तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। देखिए, अपराधी होता है, चाहे उसकी जाति और धर्म कुछ भी क्यों न हो। और यह नीतीश कुमार जी का बिहार है, जहां अपराधियों को कठोरतम सजा मिलती है। एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तेजी से छापेमारी कर रही है और पीड़िता को हर संभव चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पूरे प्रदेश में गुंडा राज कायम है। रोज अस्मत लूटी जा रही है, रोज गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं और रोज पुलिस इन मुकदमों पर मिट्टी डाल के सच्चाई छुपा रही है। एक आध घटनाएं ही तो सामने आ रही हैं। हम तो लगातार कह रहे हैं कि ये राज्य गुंडों की चपेट में है, हर तरफ गुंडा राज है और मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा में है। और सीएम नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर 16 जनवरी से निकलने वाले हैं। इस यात्रा का नाम रखा गया है समृद्धि यात्रा। यात्रा की शुरुआत हर बार की तरह पश्चिम चंपारण से होने वाली है। यात्रा में नीतीश कुमार विकास कार्यों का जायजा लेंगे। यात्रा में नीतीश कुमार जनता से संवाद करेंगे, साथ ही जीविका दीदियों का भी हाल जानेंगे। सीएम नीतीश समृद्धि यात्रा के जरिए विकास योजनाओं की हकीकत जानेंगे, भविष्य की योजनाओं को गति देंगे। सीएम यात्रा में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा होगी। देखिए, इस यात्रा में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सीएम का फोकस होगा। सीएम नीतीश जिले में परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। और अब भागलपुर से खबर, जहां NH 80 पर 0 माइल में घोंघा तक करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम सुबह से लगा हुआ है। ट्रकों की लंबी कतार के साथ छोटे वाहन भी फंस गए हैं। यात्रियों को परेशानी हो रही है। आम लोगों और स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। छात्राओं का कहना है कि रोजाना जाम की वजह से उनकी क्लास छूट जाती है। लोगों ने आरोप लगाया है कि जाम खुलवाने के लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे कि आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। मधेपुरा से खबर, मधेपुरा के मीरगंज मुरलीगंज NH 107 बाईपास के ढलान पर पिछले 5 दिनों से एक बड़ा ट्रक फंसा हुआ है, जिससे कि आवागमन बाधित है। 7 जनवरी को ट्रक खराब होने के बाद से न ट्रक मालिक और न ही प्रशासन ने उसे हटाया है। अधूरे और जर्जर ढलान पर गहरे गड्ढे बन चुके हैं। दोनों ओर खाई होने की वजह से दुर्घटना का खतरा बढ़ चुका है। स्थानीय लोगों के अनुसार रोज वाहन फिसलते हैं, फिर भी स्थायी मरम्मत नहीं हो पा रही है। अंदर लोड माल लोड है। गाड़ी लेके हम आ रहे थे। गाड़ी ऊपर चढ़ने के क्रम में नीचे जो गड्ढा है, वो गड्ढा में टेलर का पीछे वाला टायर फंसा, जिसकी वजह से गाड़ी दम तोड़ा। गाड़ी दम तोड़ने के बाद गाड़ी पीछे ढुल गया। पीछे ढुलने के क्रम में हम गाड़ी को कंट्रोल किए, लेकिन गाड़ी कंट्रोल करते करते मेरा गाड़ी अनबैलेंस हुआ, जिस वजह से NH 107 ब्लॉक हो गया था। उसके बाद हम कल 2 हेड्रा मंगवाए, 2 हेड्रा से गाड़ी खींच के आगे करवा के वन वे करवाए उसको। यहाँ का प्रशासन जो है, उनको लग रहा है कि कुछ दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि अभी जो स्थिति यह ट्रक विगत 3 दिनों से यहाँ पर ऐसा खतरनाक स्थिति में बना हुआ है कि अभी और आगे गड्ढा इतना हो गया है। बगल में गेमन का सारा जो है कैंप लगे हुआ है। यहाँ पर इतना उनको अविलंब इसको भरवाना चाहिए, नहीं तो अभी दुर्घटना, कई टेम्पू मेरे सामने अभी पलटा और कई गाड़ी वाले जो है बाल बचे। लगभग 1.5 साल से है हमारी, जब से ये बाईपास बना है तब से लेकर अभी तक ये समस्या 10 की 10 बनी हुई है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि आते हुए दिन गाड़ियाँ फंसी हुई रहती है। हैवी लोडेड जो भी गाड़ियाँ हैं वो ये बस सोचिए कि राम भरोसे चल रही है आए दिन। अब सबसे ज़्यादा समस्या गर्मी के सीजन में होगी, जब बारिश होगी। यहाँ पर गाड़ियाँ फिसलेंगी, लोग मरेंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में अब हर दिन जनता दरबार लगेगा। इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वेद प्रकाश पांडे को दी। उन्हें पार्टी का संयोजक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अब हर दिन पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लगेगा और हफ्ते में एक दिन सभी सांसद और मंत्री जनता दरबार में मौजूद होंगे।
देखिए 17 जनवरी को भारतीय रेल की ओर से यात्रियों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। पहली बार स्लीपर कोच, वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा शुरू होने जा रही है। एनएफआर को कुल 7 नई ट्रेनों की सौगात मिलेगी, जिसमें 4 अमृत भारत एक्सप्रेस है, एक वंदे भारत स्लीपर और 2 मेल एक्सप्रेस शामिल बताई जा रही है। कटिहार रेल मंडल के निरीक्षण पर पहुंचे जीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के प्रयास से ये दिन मंडल के लिए ऐतिहासिक होगा। 15 तारीख को मालदा से इनॉग्रेट करेंगे ट्रेन। उसमें एक तो मोस्ट प्रेस्टिजियस भारतीय रेल की सबसे बड़ी शान पहली ट्रेन वंदे भारत स्लीपर। आप लोगों ने वंदे भारत अभी देखी जो चेयर कार थी, अब वंदे भारत स्लीपर पहली ट्रेन जो होगी वो कामाख्या से हावड़ा के बीच में चलेगी, जो काफी कुछ कटिहार डिवीजन के मेन लाइन से होकर के भी जाएगी। और अगली खबर बक्सर से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां गंगा का जलस्तर घटने के बाद भी घाटों की सीढ़ियों पर मोटी सिल्ट जमी हुई है। मौनी अमावस्या के गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने की संभावना है और ऐसे में ये स्थिति खतरनाक साबित हो सकती है। नमामि गंगे योजना से बने करीब 1 दर्जन घाटों पर रेलिंग तक मिट्टी में धंस चुकी है, जिससे कि प्रशासन की लापरवाही उजागर हो रही है। एकर स्थिति बा कि बनल और ना बनल ये बराबर बा, इसलिए कि यहाँ सालों साल माटी जम जाता है। ऐसा गड्ढा बना हुआ है कि यहाँ लोग एक भी यहाँ नहाने नहीं आते हैं, नहाएंगे तो डूबेंगे। और माटी तो खैर साफ ही नहीं हो रहा है, इसी तरह से रह रहा है। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत काफ़ी दिक्कत। यहाँ तक मामूली गंदगी हो जाता है देश भर का। यहाँ गिरते भी होंगे, नहाने के लिए कोई अगर आ गया तो? नहाने के लिए कोई आता ही नहीं तो गिरेगा कहाँ से। और अगली खबर गोपालगंज से 14 जनवरी को आयोजित होने वाले नारायणी महोत्सव को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। कला एवं संस्कृति विभाग ने भोजपुरी गायक रितेश पांडे को मुख्य कलाकार के रूप में आमंत्रित किया, जिसका एनडीए के नेताओं ने विरोध किया है। पार्टी के जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि रितेश पांडे ने विधानसभा चुनाव में जनसुराज से चुनाव लड़ा था और सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने कलाकार को महोत्सव से हटाने की मांग उठाई। देखिए, नारायणी महोत्सव हो रहा है गोपालगंज में और इसमें एक कलाकार को जिला प्रशासन और कला संस्कृति विभाग बुला रही है, जिनका नाम है श्री रितेश पांडे जी, और वो जनसुराज से उम्मीदवार रहे हैं करगहर विधानसभा से पिछले चुनाव में। और चुनाव के दौरान वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विकास विरोधी, युवा विरोधी और सरकार की जमकर आलोचना करते थे। तो ऐसे व्यक्ति को किसी सरकारी आयोजन में बुलाकर और उनका महिमा मंडन करना कहीं से उचित नहीं है। और अगली खबर आपके सामने पटना से रखने जा रहे हैं, जहां फुलवारी शरीफ के जानीपुर थाना क्षेत्र के गाजाचक, महमदपुर, मुरादपुर में महिला की गोली मारकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान जहानाबाद निवासी माला देवी के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जबकि परिजनों ने लूटपाट की आशंका जाहिर की। नगर पुलिस के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया है। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जानकारी जुटाई जा रही है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जानीपुर थाना क्षेत्र के मुरादपुर में एक महिला का शव बरामद किया गया है और प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि इसकी जो हत्या है गोली मारने से की गई है। सबकी पहचान कर ली गई है। महिला का नाम माला देवी है, जो जहानाबाद की रहने वाली हैं और इनके परिजनों से भी बात हो गई है। उनको बुला लिया गया है घटनास्थल पर ही, और घटनास्थल का जो विजिट है वो एसएचओ जानीपुर और एसडीपीओ फुलवारी शरीफ 2 के द्वारा कर लिया गया है। एफएसएल की टीम को भी बुला लिया गया है। मृतक के पति हुए ना, उनका होटल है महालक्ष्मी होटल बेहनपुरा में है, तो बोले कि हम आ रहे हैं और आए। उसके बाद फिर उनका 6 बजे तक मोबाइल खुला था, बातचीत हो रहा था। 7 बजे के बाद मोबाइल बंद आ गया। फिर हम लोग छानबीन खोज करने लगे, फिर उसके बाद नहीं पता चला तो फिर पुलिस को बुलाया गया। हम लोग वहाँ से 2 बजे के आसपास ट्रेन से हम लोग जहानाबाद से पटना की ओर आए। हमें जाना था अपने भाई काम से आए थे, लेकिन हम उस कल के दिन रुकना था जब पटना में, तो मैं और मेरी बहन भैया के डेरा पर चले गए। माँ को थोड़ा सा काम था, वो अनीसाबाद की ओर चली गई, कही कि आधा 1 घंटा में मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन आधा 1 घंटा से ज़्यादा अधिक समय वो घर नहीं लौटी। हम लोग उनको फ़ोन ट्राई करने लगे तो फ़ोन रिंग में जा रहा था, लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा था फ़ोन। तो बाद में लोकेशन ट्रैक करने पर
उनका लोकेशन मेरे होटल से 2 किलोमीटर के पास में बताया। तो मैं और भैया रात को बाइक से गए और वहाँ से पापा अंकल भी थे वहाँ, तो सब हम लोगों ने खोजा तो वहाँ पर मम्मी का डेड बॉडी मिला था, सर पे 2 गोली लगी हुई थी। और रांची से बड़ी खबर आपके सामने, जहां 2 जनवरी से लापता अंश और अंशिका का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। रांची पुलिस लगातार दोनों मासूमों की खोजबीन में जुटी है और पता बताने वालों की राशि भी बढ़ा दी गई है। 2 लाख रुपए पुलिस की तरफ से दिया जाएगा जो अंश और अंशिका के बारे में बताएंगे। देखिए, पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पुलिस ने अब दोनों मासूमों की जानकारी देने वालों के लिए इनाम की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। बता दें आपको कि पहले पुलिस ने 51,000 रुपए की इनाम राशि का ऐलान किया था। 11 दिन गुजरने के बाद मासूमों का सुराग नहीं मिलने को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल है। बोकारो से बड़ी खबर आपके सामने, जहां तनिष्क शोरूम में लूट की विफल कोशिश का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। पुलिस इस सीसीटीवी के जरिए अपराधियों की पहचान करने, अपराधियों के भागने और रूट की पहचान करने की कोशिश में है। सूत्रों की माने तो इन अपराधियों का बिहार के सुबोध गैंग से संबंध बताया जा रहा है। सुबोध गैंग बिहार में भी पहले तनिष्क के शोरूम को निशाना बना चुका है। आपको बता दें कि रविवार शाम लगभग 3:30 बजे सेक्टर 4 में तनिष्क के शोरूम में अपराधियों ने सुरक्षा ऑडिट के नाम पर सभी कर्मियों और ग्राहकों को कब्जे में ले लिया। लूट की कोशिश की गई, लेकिन शोरूम में सिक्योरिटी अलार्म के बच जाने की वजह से वो फरार हो गए। अपराधी 7 की संख्या में आए थे, जिनमें से 2 पुलिस की वर्दी में थे, 5 सादे लिबास में थे। अपराधियों ने हथियार के बल पर सभी को कब्जे में लिया। आपको बता दें कि रविवार शाम लगभग 3 बजे सेक्टर 4 में तनिष्क के शोरूम में अपराधियों ने सुरक्षा ऑडिट के नाम पर लूट की कोशिश की, जिसको नाकाम साबित कर दिया गया। और अगली बड़ी खबर धनबाद से आपके सामने है, जहां गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ पुलिस की दबिश जारी है। प्रिंस खान की मदद करने वाले सफेद पोश लोगों पर भी पुलिस की सख्त नजर है। पुलिस ने वासेपुर, पांडालपाड़ा सहित कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मोहम्मद नदीम और शाहरुख को हिरासत में पुलिस ने लिया। साथ ही 2.5 लाख नगद रुपए भी जब्त हुए।